Hello everyone, I am Poonam Gaur from Chemistry Learning Classes. देखिए अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी सॉल्यूशन कंप्लीटली पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल्स और आपके डाउट्स सारे लाइव सेशन में कंप्लीट कराऊंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीटली सॉल्यूशन के थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चंस बताए, आपको बोर्ड्स के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन भी बताए, और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको वो पूरे क्वेश्चंस भी अपने ऐप पर दूंगी। ओके नाउ तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज द सेकेंड यूनिट एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी लार्ज इन ऑल सिलेबस। पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। इट्स 9 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिकॉज इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है एंड इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में क्या करना है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद द केमिकल। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से केमिकल से रिलेट हो रही है। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें यही समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखिए आज हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें किस किस चीजों को स्टडी करनी है, यानी कि टॉपिक्स क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज का हमारा टारगेट, आज का हमारा फोकस होगा किन पॉइंट्स पर, इन टॉपिक्स पे। देखिए नाम ही बहुत सिंपल लग रहा है बट ये टॉपिक भी आपके काफी बड़े हैं। हमको यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये करना है। देखिए मैं आपको पहले एक पॉइंट दे रही हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। It is the branch of the chemistry which deals with the electrochemistry is the branch of the chemistry which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy। यानी इस ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू, दैट मीन्स इंटर कन्वर्जन, इसीलिए मैंने वर्ड बोला है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो हमारे पास ब्रांच है वो रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है। वैसे भी मैंने आपको कहा कि केमिस्ट्री आपका रेगुलर लाइफ से यानी कि अप्लाइड होता है। अप्लाइड का मतलब रेगुलर लाइफ से सारे एग्जांपल्स रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंजेस कैसे आएंगे या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, ये जिस ब्रांच में पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप देखिए मैंने आपको पहले एक एक्सपेरिमेंटली, चूंकि मैंने आपको पहला चैप्टर भी पूरा एक्सपेरिमेंटली पढ़ाया और अभी फिर से आप क्लियर करेंगे कि क्या हमें इसमें स्टडी किस तरीके से करनी है। आप देखिए अपने घर में इन्वर्टर लगा रहता है। आज की डेट में इन्वर्टर तो सभी के घर में लगा रहता है। अब इन्वर्टर की वर्किंग कैसे होती है। इन्वर्टर में आपने देखा एक तो बैटरी होती है और बैटरी के साथ में हमारा एक और डिवाइस लगी होती है, दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टर। बैटरी प्लस इन्वर्टर, टोटल दोनों डिवाइस मिला के हम लोग इन्वर्टर को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो बैटरी आती है, बैटरी का मेन वर्किंग होता है, इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि आपकी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है जरा ये भी देखते हैं। आप देखिए कि हमारी इन्वर्टर की बैटरी जो होती है वो हमेशा चार्जिंग पे लगी रहती है। चार्जिंग पे लगे रहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी को ले रही है और बैटरी के अंदर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एक एक सेल्स हम क्लियर करेंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज द
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक्चुअल में ये जो सेल है ना, ये आपका फिजिक्स का सेल बना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना है। मतलब है कि एक तरीके से ये समझ सकते हैं हम लोग कि ये फिजिक्स का टारगेट है। आपने देखा फिजिक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती है, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तभी वो डिवाइसेस चालू होती हैं, लाइक दैट। चाहे हमारे यहाँ फैन लगा हो या हमारे पास मिक्सी हो, माइक्रोवेव हो एंड सो ऑन, एवरीथिंग्स, ऑल द डिवाइसेस वर्किंग तब करती है जबकि इलेक्ट्रिसिटी घर में हो, यानी लाइट आ रही हो तब। लेकिन अगर मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है तो क्या करेंगे? तो फिर हमको इन्वर्टर का, जनरेटर का, इनका ही तो सहारा लेना पड़ेगा। अब जनरेटर आप ये समझ लीजिए कि हमारी वर्किंग 18th सेंचुरी से चल रही है, 1800 से इस पे वर्क हो रहा है, और तब भी उस टाइम भी उन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। तो दूसरी डिवाइस आई। आप देखिए, अगर मान लीजिए हमने फिजिक्स की सारी डिवाइसेस ले तो ली, बट घर के अंदर लाइट ही नहीं है, तो वो ऑन कैसे हो, वो चले कैसे? इन केस हम भी आपके सामने मैं लेक्चर ले रही हूँ, अगर लाइट नहीं होती तो क्या मैं लेक्चर ले पाती? इतनी सारे मैंने डिवाइसेस यहाँ पे लगाई हैं लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। बट इन्वर्टर के थ्रू हम उन डिवाइसेस पे भी वर्क कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी इन्वर्टर की बैटरी में बनी है उसको इन्वर्टर ने क्या किया? उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। कई बार आपने देखा कि हमारे फैन ऑफ भी नहीं हो पाते, लाइट भी बिल्कुल शटडाउन जैसी होती है, भूई और एकदम ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि तुरंत चालू हो जाती है, बिकॉज इन्वर्टर की बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में एनर्जी में चेंज हुई थी, वापस इन्वर्टर ने क्या किया कि उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। इंटर कन्वर्जन, दो डिवाइस लगी है, एक बैटरी और दूसरी इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में हम उसको क्या कहते हैं? इन केमिस्ट्री में पॉइंट आता है द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसी का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो देयर आर टू डिवाइसेस, दो डिवाइस हो गई। फर्स्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पहली डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड अनदर वन in which the chemical energy is converted into electrical energy, this is called as the electrochemical cell। एक्चुअल में ये जो सेल हैं वो आपके केमिस्ट्री के हो गए, और ये जो डिवाइस बन रही है ये बनेगी आपकी फिजिक्स की। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली डिवाइस आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी वर्किंग करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से वर्किंग करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का डायग्राम दिया है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान जाते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन 1800 में एलिजेंड्रो वोल्टा डिस्कवर दिस सेल। एलिजेंड्रो वोल्टा ने इस सेल को डिस्कवर किया था विद थोड़ा सा वर्किंग था किसका? गैल्वेनिक सेल नाम पड़ा, ल्यूगी गैल्वेनी नाम था, ल्यूगी गैल्वेनी ने इसको डिस्कवर किया। सो इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। एंड आफ्टर देन इन 1836 डेनियल मॉडिफाइड दिस सेल। डेनियल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको मॉडिफाइड किया, एंड हियर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, और इसको दो अलग अलग सॉल्यूशन में का यूज करके इस सेल को वर्किंग में देखा। किसने? डैनियल ने। तो पहली हिस्ट्री का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो एलिजेंडर वोल्टा और गैल्वेनिक।
एंड आफ्टर दैट डैनियल मॉडिफाइड दिस सेल, इस सेल को डैनियल ने मॉडिफाइड किया। ओके, तो अभी जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। लेकिन उसके पहले हमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले छोटे छोटे वर्ड्स, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी, आपको पता होना चाहिए। अब टर्मिनोलॉजी क्या, आप देखिए, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं उसमें आपके दो पिन लगे होते हैं। एक पिन होता है प्लस का और एक होता है माइनस का, यानी कि एनोड और कैथोड। ए फॉर एनोड एंड सी फॉर कैथोड। छोटी सा पॉइंट जो डिफरेंस आपको डीपली मालूम होना चाहिए वो क्लियर करते। एनोड इज पॉजिटिव and cathode is negative for those devices in which the electrical energy is converted into chemical energy। वो डिवाइस जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइक दैट हम फैन चला रहे हैं, हम माइक्रोवेव चला रहे हैं, हम फ्रिज चला रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं या घर में कूलर यूज कर रहे हैं, उन सब में हम जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है केमिकल एनर्जी ही पड़ी में ही चेंज हो, क्योंकि आप लोग ने क्लास 11th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। लाइक दैट आपने लाइट जलाई, लाइट जलाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। आपने फैन के लिए ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल, मशीन चल रही है मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो एनर्जी अपने डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होती है। जरूरी नहीं है कि केमिकल एनर्जी में चेंज हो, वो मैकेनिकल एनर्जी में, वो हीट एनर्जी में एंड सो ऑन, अलग अलग एनर्जीज में चेंज होती है। लेकिन हमारा यहाँ मेन पूरा टारगेट क्या है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी और केमिकल एनर्जी बना, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा सेल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, बट द डिवाइसेस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी चेंज किया मैंने, वो डिवाइस जो अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारा रिएक्शन अपोजिट हो रहा है। एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ये चीज अभी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम, इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी। एनोड माइनस का होता है कौन से सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके केमिस्ट्री के सेल है ना, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हमारे घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो चाहे वो मोबाइल एप्पल का हो या डबल एप्पल का हो, लेकिन अगर चार्जर नहीं है या घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। तो भी हम लोगों ने बेकार नहीं किया। क्या किया? अपने घर में जनरेटर में एक जनरेटर नहीं है, ओके, अगर हमारे यहाँ जनरेटर तो बहुत बड़े बड़े लोगों क्या होता है भाई, हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा है तो हमने इन्वर्टर के भी एक दो पॉइंट घर में दे रखे, जिससे कि वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? हियर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमारा जो भी डिवाइस है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो दो सेल हो गए, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। ये तो बात फिजिक्स की है, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वर्किंग हो रही है। लेकिन हमारा पूरा टारगेट क्या है कि हम जो भी डिवाइस होगी उसको हम ऑन कर सकते हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। नाउ अब हम लोग मेनली स्टडी किस पे करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल पे, और बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज हमारा पहला टारगेट आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, पहले आपने थ्योरी में क्वेश्चन के आंसर में लिखा, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज डिस्कवर्ड इन 1800 बाय Alessandro Volta and Luigi Galvani, and then after in 1836 it is modified by Daniel. So it is also be called as the वोल्टाइक सेल, गाल्वेनिक सेल और डायनियल सेल। पेपर में जो भी नाम से पूछा जाए आपको वही लिख के आना, ठीक है, उसी को ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल को एक्सप्लेन करेंगे।
अब मेरा पॉइंट ये आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते कैसे हैं, ठीक है, हाउ दे वर्क। वर्किंग से पहले पॉइंट आएगा कंस्ट्रक्शन, कैसे बनाए गए। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर आर टू डिवाइस, है ना, दो हाफ सेल ले रखे, दिस इज द फर्स्ट हाफ सेल, दिस इज द अनदर। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के तब एक सेल बनेगा, क्योंकि एक सेल के अंदर एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, और जो सोल्यूशन फिलअप किया जाता है इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये वर्ड भी मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रोलाइट तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर ही नहीं सकते। एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड क्लियर हो गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एनोड प्लस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो एनोड माइनस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सॉल्यूशन विच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। वो सब्सटेंस जो वाटर में डाले आयंस में कन्वर्ट होंगे, आयंस बनेंगे तो नेचुरल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। अब कंडक्शन कैसे करते हैं? जो माइनस के आयंस होते हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेंगे, और जो माइनस के होंगे वो प्लस की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब जब ये अपोजिटली मूव कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। आप खुद देख लीजिए, अपने दोनों हाथों को ताली बजाएंगे ना, जब आप क्लैपिंग करते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, या विंटर्स में अपन इस तरीके से करते हैं तो भी अपने हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब हीट डेवलप हो जाती है। सिमिलरली आयंस का मूवमेंट होता है अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जब अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं देन दे कोलाइड एंड दे डेवलप द केमिकल एनर्जी, और फिर वो केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ओके, नाउ सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर आर टू हाफ सेल, दो हाफ सेल लगाए हैं। वन ऑफ द हाफ सेल इज कॉल्ड एज एनोड। ये वाला जो है वो आपका वर्किंग कर रहा है किसकी तरह? एज ए एनोड। ध्यान रखना, हमेशा हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो यूज करना है पहले ए लगाना है फिर सी, मतलब एसी लगाना है, एयर कंडीशन नहीं, एसी मतलब एनोड और फिर कैथोड। और ये क्या है? दिस इज द कैथोड। तो पहले हमने लगाया एनोड और फिर कैथोड। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर आर टू हाफ सेल, मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान समझिएगा। एन एनोड इन फर्स्ट ऑफ द हाफ सेल, जो हमारा ये पहला हाफ सेल है, इट कंटेनिंग द जिंक रॉड। इसके अंदर मैंने क्या किया? जिंक रॉड को डिप किया। किसमें? जिंक रॉड इज डिप इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे जिंक सल्फेट यानी इट इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 मोल का सोल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट का, जिंक सल्फेट का, इसको हमने डिप किया। एंड आफ्टर देन इन द सेकेंड हाफ सेल, जो हमारा दूसरा हाफ सेल है, इट कंटेनिंग द कॉपर रॉड। यहाँ पे मैंने कॉपर की रॉड लगा दी। ये क्या है आपके? दिस इज द कॉपर रॉड, एंड कॉपर रॉड इज डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और कॉपर रॉड को मैंने डिप कर दिया है किसमें? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, ओके। ये पॉइंट भी अभी हम आगे जाके क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके बुक में जैसा दिया है वैसा मैं सिस्टमैटिकली आपको बताती जा रही हूँ। When the metal is dipped in its own solution, जब किसी भी मेटल को उसी के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, then if it has tendency to lose the electron, then get the negative charge. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा and act as an anode. और वर्किंग किसकी तरह करता है? एनोड की तरह। अभी मैं पोटेंशियल डेवलप कराऊंगी, जब सिखाऊंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, वहां पे ये चीज फिर रिपीट करूंगी। And if the metal is dip in its own solution and have tendency to gain, और वो टेंडेंसी कर रहा है कि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, then it get the positive charge, और पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स इट एक्ट एज ए कैथोड। किसकी तरह वर्किंग कर रहा है? एज ए कैथोड। सो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा हो रहा है आपका? नेगेटिवली चार्ज। एंड कैथोड कैसा हो रहा है? इट इज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ क्लियर हो गया? In electrochemical cell, there are two half cell. The one of the half cell contain the zinc rod, dip in the zinc sulfate. Another half cell containing the copper rod, dip in a copper sulfate. Now, अब दो सेल मैंने अलग अलग ले लिए बीकर, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? तो अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रहा। अब हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो कितनी बन रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ये तो आपका ट्रांसफरेंस का लगा हुआ है। मैं आपको इधर एक और डायग्राम जो अपना रफली बच्चों को बताती हूँ वो और क्लियर कर देती हूँ। देयर आर टू हाफ सेल, दो हाफ सेल लगाए। वन ऑफ द हाफ सेल कंटेन जिंक रॉड, चूंकि अभी जिंक रॉड हमारी ये
पतली होने वाली है, इसलिए हमने जिंक रॉड को ऑलरेडी पहले से ही थिन कर दिया। एंड द कॉपर रॉड पे डिपोजिशन होने वाला है, इसलिए मैंने डायग्राम में ऑलरेडी इसके ऊपर येलो कलर की लेयर कर दी। वो अभी मैं आपको उससे भी क्लियर कर दूंगी। अब चूंकि ये दोनों से हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज उस डिवाइस का नाम होता है दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्ट ब्रिज। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। थोड़ा मिस्टेक हो गई, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये फर्स्ट हाफ सेल, दिस इज द अनदर हाफ सेल, इट कंटेनिंग द जिंक रॉड, डिप इन द जिंक सल्फेट। इसको मैंने डिप किया किसमें, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। एंड द जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल का है। इट इज द जिंक रॉड, एंड जिंक रॉड इज एक्ट एज एन, जिंक रॉड वर्किंग किसकी तरह कर रही है, एज ए एनोड की तरह। किसकी तरह वर्किंग कर रही है, एनोड की तरह। एंड द अनदर हाफ सेल, इट कंटेनिंग द कॉपर रॉड, इसमें मैंने कॉपर की रॉड लगाई, एंड इट इज डिप इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये किसमें किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। नाउ अभी देखिए ये दोनों अलग अलग है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इन दोनों के बीच में मैंने चूंकि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप का ट्यूब लगा दिया। आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स फंक्शंस और एप्लीकेशन। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज और इसका क्या फंक्शन है। इट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है, salt bridge is a U-shaped tube. It containing the neutral electrolyte like KCl, NH4Cl इसके अंदर फिल करते हैं along with अगर solution. अगर सॉल्यूशन फिल करके इसको हम अगर सॉल्यूशन एक ऐसा होता है कि जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो फिर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो कूल हो जाता है देन इट बिकम्स सेमी सॉलिड फॉर्म, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब इस ट्यूब के अंदर मैंने पहले ही सॉल्यूशन फिल कर दिया, कूल किया, तो ये उसी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद इस ट्यूब को लेके हम उल्टा करके इस पे लगा देते हैं। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ये देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अब हमें पता कैसे लगे इलेक्ट्रिसिटी कितनी बन रही है और कैसे बन रही है। यहां पर मैंने एक और डिवाइस लगा दी, दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टमीटर। दैट मीन्स इट इज ए डिवाइस विच, ये डिवाइस क्या बताएगी या हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टमीटर। सो वोल्टमीटर इज ए डिवाइस थ्रू विच वी हैव टू डिटरमाइन द हाउ मच करंट, हाउ मच पोटेंशियल इज अराइजेस, कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, सेल हमारा रेडी हो गया वर्क करने के लिए। और आपको भी बता दें कि सेल अपने आप वर्क करता है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने पूरा सिस्टम अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद सेल की वर्किंग स्टार्ट होगी। अब देखिए जरा सेल पर रिएक्शन क्या होगा। थोड़ा सा अगर आपने क्लास 11th को तरीके से पढ़ा है तो ये पहले ही बता दूं, अगर आपने तरीके से पढ़ा, मैंने ये डायग्राम को यहाँ पे पूरा ओपन करके बना दिया, इसलिए मैं ये सारी चीजें रब कर दे रही हूँ क्योंकि हमें आपको रिएक्शंस दूंगी। तो आपको 11th क्लास में एक चैप्टर होता था, इसका नाम होता था रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब दोज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द चार्ज बिकम इंक्रीजेस। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है that means the number of electron become decrease. Charge increase होगा but number of electron decrease हो जाते हैं। But in case of the reduction, अगर reduction हो रहा है then charge become decrease and number of electron become increase. थोड़ा सा समझते हैं एक प्रैक्टिकली। मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज दी, ठीक है, देने के बाद मेरे पास तो वो चीज कम हो गई ना, लेकिन मेरे पास चार्ज क्या आ गया, प्लस का, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बोलूंगी अरे बेटा मैंने तुमको दिया था, मैंने दिया था, मतलब मैं पॉजिटिव और आप नेगेटिव। तो देने वाला नाम का पॉजिटिव होता है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। आपने लिया, चार्ज आया माइनस का बट आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यू गेट द नेगेटिव चार्ज। तो एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है। अगर हम किसी को देंगे तो अगला लेने वाला होगा ना, तो जिसने दिया उसका ऑक्सीडेशन और गेन करने वाला रिडक्शन। तो इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके, तो अभी पॉइंट ये आता है हमारे पास कि जब रेडॉक्स में भी दो टाइप बताए, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स। डायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेम वेसल। अगर एक ही वेसल में, जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, एक ही वेसल के अंदर
ऑक्सीडेशन भी हो और एक पर ही रिडक्शन हो, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रेडॉक्स. बट हियर इन दिस केस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. ये भी आपका कॉमन है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. एंड एट कैथोड, ये क्या है आपका कैथोड. एट कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है यहाँ पर, कॉपर का. एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिडक्शन. And oxidation and reduction takes place in a different vessel, so the process is called as a indirect redox. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट रेडॉक्स. बट इफ अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेम वेसल एंड इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रेडॉक्स. और इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स. ओके, आपको ये डायग्राम एकदम क्लियर हो गया होगा. दो हाफ सेल है और अब देखिए जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, मैं अभी आपको रिएक्शंस देती हूँ, रिएक्शन कैसे होते हैं. सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, और इधर हमने सॉल्ट ऑफ कॉपर, ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया. आप देखिए इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं. एट एनोड या एट कैथोड रिएक्शन कैसे होगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, देखिए मैं ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि अभी हमारे रिएक्शंस क्लियर करना जरूरी है. एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे अभी आपने डायग्राम में देखा कि मैं पहले रिएक्शन लिख देती हूँ, एक बार फिर बैक करके बताऊंगी. जिंक क्या है, मेटल. जिंक मेटल इज कन्वर्ट इनटू Zn, इज कन्वर्ट इनटू Zn2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. जिंक ने क्या किया कि आउटरमोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने लूज किया. दैट मीन्स द चार्ज बिकम इंक्रीज, एंड इफ द चार्ज बिकम इंक्रीज देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कुछ पॉइंट्स पे आप लोग के मार्क्स कटते हैं. क्या, मेटल है तो एस लिखना इंपॉर्टेंट है, और सोल्यूशन में आयंस में फॉर्म में आ रहा है तो आपको एक्वस लिखना इंपॉर्टेंट है. देन द चार्ज बिकम इंक्रीज. कोई भी मेटल अगर अकेला होता है, ये 11th के में आपको क्लियर किया जाता है, इन एलिमेंट्री स्टेट, यानी अगर कोई मेटल सिंगल है, अकेला है, दैट मीन्स इज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है. तो 0 से किस पे आ गया, +2, यानी चार्ज बिकम इंक्रीज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. एंड एट कैथोड जरा चेक करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनोड पे, तो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन. नाउ कैथोड पे क्या लगा हुआ है, कॉपर. कॉपर में अभी मैं आपको डायग्राम में क्लियर करूंगी. कॉपर के आयंस ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और गेन करने के बाद कन्वर्ट किस में हो गया, CuS में. अभी देखिए चार्ज लेस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन. भाई मैंने किसी को, आपको अगर कुछ दिया है, देने के बाद अगर मैं वापस ले लूं तो मेरा चार्ज खत्म होगा. सेम यहाँ चार्ज क्या हो गया, चार्ज बिकम डिक्रीजेस. इफ द चार्ज बिकम डिक्रीजेस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन. देयरफॉर इन ऑल टाइप ऑफ द सेल द रेडॉक्स टेक्स प्लेस. हर सेल के अंदर क्या होता है, रेडॉक्स होता है. आप लोग के बोर्ड वाले की डिमांड होती है कि आप टोटल रिएक्शन लिख लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, Zn के लिए Zn लिखा, ZnS प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर दिया, ZnS प्लस Cu2+, ठीक है, एक्वस यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू Zn कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2+, ब्रैकेट में आपने लोअर साइड में एक्वस लिखा, प्लस Cu और ब्रैकेट में S. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. लेकिन बोर्ड वालों की डिमांड होती है कि आप सेल रिएक्शन जरूर दें. सेल रिएक्शन अगर 1 मार्क्स का होता है, अगर आपने नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं. मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आपको बोर्ड के में कैसा लिखना है. ये है आपका सेल रिएक्शन. सेल रिएक्शन एक्चुअल में आपको पूरे सेल के रिएक्शन को क्लियर कर देता है कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है या कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है. और ये हो गया आपका Cu2+ एक्वस, और एक्वस के ब्रैकेट में 1 मोल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और ये हुआ Cu और S. नाउ जरा चेक कर लेते हैं हम आपको. देखिए अभी बैक में जाते हैं और ये देखिए पॉइंट पे आ जाइए. अब रिएक्शन देखिए कैसे समझना है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जिंक की रॉड. ठीक, व्हेन द जिंक मेटल इज डिप इन इट्स ओन सोल्यूशन. मैं यहाँ पे फिर क्लियर करती हूँ. जिंक मेटल को जैसे ही मैंने जिंक मेटल को जिंक सोल्यूशन में डिप किया, देन रिएक्शन इज स्टार्टेड. रिएक्शन क्या हुआ, Zn
एस, एस मतलब मेटल, कन्वर्ट किस में होने लगेगा, जिंक के आयंस में चेंज होगा, और आयंस के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी वो लूज करेगा। क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जैसे इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन मैंने अभी आपको बैक में समझाया था, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से कहाँ ट्रांसफर होके आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। ध्यान रखना है, जो एनोड होता है वो धीरे धीरे एनोड की रॉड जो होती है वो पतली होने लगती है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल हो रहा है। बट हियर अब इधर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट में Cu के ऊपर 2+ चार्ज, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। या एक पॉइंट को हमेशा रिमेंबर रखना है, हियर मेटल इज कन्वर्ट इनटू आयन, यहाँ पे तो मेटल आयन में चेंज होगा, बट हियर द आयंस कन्वर्ट इनटू मेटल, और आयंस कन्वर्ट किस में होने लगते हैं, मेटल में चेंज होने लगते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए मैं आपको कलर में भी बता देती हूँ, ये आपका जो है ना, यहाँ पे जो रॉड है कॉपर की, वो उसके चारों तरफ ब्राउन ब्राउन कलर का सोल्यूशन डिपॉजिट होने लगता है। यानी कि इधर वाली रॉड तो हमारी जिंक की रॉड तो पतली हो रही है और कॉपर की रॉड थिक होने लगी, यहाँ पर लूज हो रहा है जबकि यहाँ पर वो गेन कर रही है। यहाँ प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है, जबकि इधर प्रोसेस बिकॉज दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन, जो लूज कर रहे हैं गेट द पॉजिटिव चार्ज, इन पे चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। बट हियर अब इधर का प्रोसेस हमने चेक किया, यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ था आपका, हियर इन दिस साइड, इस साइड पे प्रोसेस क्या होता है कि कॉपर Cu2+, ये जो पॉइंट है, दे गेन द 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, आपके सॉल्ट बेस से। नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू CuS, S मतलब मेटल में चेंज हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस और दीज आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं। यहाँ आपका पूरा ये करंट का कैसे ट्रांसफरेंस होता है ये आपको शो कर रहा है, करंट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। और इसमें अभी हमारे पास चूंकि एनसीईआरटी में कुछ कंडीशंस दी हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं जरा हम चेक करते हैं। अभी मैंने जो आपको रिएक्शन लिखा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सिस्टमैटिकली एट एनोड देना है कि एट एनोड पे रिएक्शन क्या हुआ है, एट कैथोड क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एंड सेल रिएक्शन क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड में वो सेल रिएक्शन हमेशा पूछता है। सेल रिएक्शन में ये जो वन साइड का आपको दिख रहा है, दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, ये कहाँ पे हो रहे हैं, एनोड पे, एंड दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, ये रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, कैथोड। और ये बीच में जो 2 डंडे लगाए हुए हैं ना, मैंने 2 लाइंस खींची है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज जो सेपरेट आउट कर रहा है एनोड और कैथोड को। तो दीज आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े मेढ़े आते हैं। कई बार आपका बहुत अच्छा लक है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता था, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इट, उसके अंदर क्या रिएक्शन होते हैं, तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। लेकिन कई बार वो रिएक्शन आपसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पूछता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जब हम लोग ने पोटेंशियल निकालेंगे, आपको बताएंगे निकालना, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है वो होता है 0.76, और कॉपर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सिंगल 1/1 निकालते हैं तो आता है 0.34, और टोटल को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 0.11, है ना, या 1 या इसको हम 1.11, सॉरी एडिशन में गलत हो गया, ये हो जाएगा आपके पास, ओके। सैडन के लिए आता है आपका 0.76 वोल्ट, एंड कॉपर का वोल्टेज आता है आपका, ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेटेड है। वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 वोल्ट। ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसे आई आपको ये दिमाग में आ रहा होगा, ये वैल्यू कैसे आई। तो जब मैंने जिंक और कॉपर सेल को यूज किया तो जिंक सेल पे जिंक सिंगल अकेला जिंक की रॉड जो है वो 0.76 वोल्ट करंट डेवलप करती है। अभी ये भी क्लियर करेंगे कि जिंक की हमने सिंगल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया या कॉपर का कैसे फाइंड आउट किया। बट अभी आपको जो वैल्यू दी है वो दी है 1.1। अब ये 1.1 वोल्ट कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने जो सेल लगाया था उसमें जिंक भी लगाया और कॉपर भी लगाया, दोनों को ऐड किया, वैल्यू आई 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। अब ये कुछ कंडीशंस दी हैं, इसमें सम केसेस दिए हुए हैं कि इन केस
ई एक्सटर्नल है, ये ई एक्सटर्नल इज लेस दैन 1.1 वोल्ट। अगर कि एक्सटर्नल जो हम करंट है इसमें वो 1.1 वोल्ट से करंट लेस आ रहा है, तो क्या होगी, क्या कंडीशन डेवलप होगी। ये जिंक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट एक्ट एज एनोड, जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज, देन करंट तो फ्लो हो रहा है, कैसे, करंट इज फ्लो फ्रॉम, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं किससे, जिंक से, जिंक रॉड से कॉपर की तरफ, है ना, एंड हैज करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर की तरफ, लेकिन करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है कैथोड टू एनोड। इफ द वैल्यू इज लेस देन 1.1 वोल्ट, ये कंडीशन है। दूसरे पॉइंट आता है, at that condition when the value of E external is less than 1.1 volt, then zinc dissolve at एनोड। जिंक कैसे होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, जिंक की रॉड पतली होने लगती है, एंड द कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, और कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लगता है इफ द वैल्यू इज लेस देन 1.1। ओके, सेकेंड कंडीशन आ रही है, इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, जैसा अभी हमारा सेल वर्किंग कर रहा था, जब सेल वर्किंग कर रहा है यानी दोनों, जब जैसे मैंने अभी सेल बताया दोनों में ऐड करके 1.1, अगर 1.1 वोल्ट आ रहा है, देन कंडीशन क्या, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो करंट, ना तो फ्लो हो रहा है और ना ही करंट, क्योंकि अभी हमने वर्किंग स्टार्ट करेंगे तब हो जाएगा, यानी या तो लेस देन होना चाहिए या मोर देन। नो केमिकल रिएक्शन, और इस कंडीशन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। आप लोग के जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं या रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, उसमें पॉइंट आता है कि सेल की वर्किंग किस पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगी, तो सेल की वर्किंग तब स्टॉप होगी इफ द ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अगर 1.1 वोल्ट है तो कोई वर्किंग नहीं होगी, ना करंट फ्लो हो रहा होगा, ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ओके, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। लेकिन इफ लेस देन हो रहा है, अगर लेस देन है, देन जिंक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक टू कॉपर और करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक। नाउ अनदर कंडीशन, एक और केस दिया हुआ है आपके इसमें, इफ द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल इज मोर देन 1.1, अगर इसकी वैल्यू 1.1 से ज्यादा हो रही हो तो क्या होगा, अगर मोर देन है तो नेचुरली रिएक्शन अपोजिट हो। पहले क्या हो रहा था, जिंक टू इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे थे, जिंक से कॉपर की तरफ, अब की क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की तरफ होने लगा, एंड द जिंक इज डिपॉजिट, अपोजिट है तो नेचुरल रिएक्शन भी अपोजिट है, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। नेचुरल है, जब प्रोसेस में ये अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं एक दूसरे के, तो इन केस अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं तो आपको क्लियर करना है, लेस देन है तो क्या होगा, नॉर्मल जो रिएक्शन होता है जिंक टू कॉपर और करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक। अगर मोर देन है देन रिएक्शन अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कॉपर टू जिंक और करंट फ्लो हो रहा है जिंक टू कॉपर। ओके, क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि मेटल के ऊपर, अच्छा दिमाग में ये पॉइंट जरूर आ रहा होगा कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेट द पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मैंने 11th क्लास में पढ़ा था कि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिव इन नेचर। बट यहाँ पर तो मैडम कह रही है कि जिंक के ऊपर माइनस का चार्ज है, कॉपर के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो ऐसा क्यों हो गया कि जिंक पे प्लस का, जिंक के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है, कॉपर पे प्लस, जबकि दोनों मेटल है। अब इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हाउ द चार्जेस आर अराइजेस ऑन अ डिफरेंट मेटल्स। हर मेटल पे चार्ज अलग क्यों आ रहा है, कोई नेगेटिव का ले रहा है और कोई पॉजिटिव का ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको ही क्लियर करने के लिए हमारा अगला टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है व्हेन एनी मेटल, कोई भी मेटल को, when any metal is dissolved in, when any metal is dissolved in its own solution, किसी भी मेटल को अगर मैंने उसी के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, ठीक है, जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट में, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट में, जो भी मेटल है उसी से रिलेटेड हमेशा सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए।
एंड इफ इट हैज टेंडेंसी, अभी हमें मालूम है कि मेटल के अंदर ये मेटल कर्नेल होते हैं, कर्नेल मतलब पॉजिटिव के जस्ट नीचे नेगेटिव, इस तरीके से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमारे ये जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, एक 1 by 1 लेयर वाइज लेयर लगी रहती है, ठीक है। इफ द मेटल इज डीप इन इट्स ओन सोल्यूशन एंड इट हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया, लूज करना स्टार्ट किया। एंड इफ इट हैज टेंडेंसी टू लूज, अगर वो लूज कर रहा है, देन इट गेट द नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा। एंड इट इज एक्ट एज एन एनोड, और वो मेटल वर्किंग की किसकी तरह करता है, एनोड की तरह वर्किंग करता है। अभी ये सब भी चीजें आप लोग को, ये सारे पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस मेटल के ऊपर कितना पोटेंशियल है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और कौन सा चार्ज है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी दूसरी कंडीशन भी हो गई, व्हेन द मेटल इज डीप इन इट्स ओन सोल्यूशन एंड इट हैज टेंडेंसी टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। दूसरी कंडीशन हुई, पहली वाली में तो बाहर आने लगे, अगर लूज करने लगे तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। एंड इफ इट हैज टेंडेंसी टू गेन, अगर उसने गेन करना स्टार्ट किया, यानी डिपॉजिट होने लगा, इफ हैज टेंडेंसी टू डिपॉजिट देन इट गेट द पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड हियर इट एक्ट एज एन कैथोड, और यहाँ पे वो वर्किंग किसकी तरह करता है, कैथोड की तरह वर्किंग करता है। तो आप लोग के बुक्स में ऐसा सब कुछ बताया हुआ हैगा कि कब कौन सा मेटल एनोड का वर्क करेगा और कब वो कैथोड का। इफ इट हैज टेंडेंसी, इफ द मेटल इज डिप इन इट्स ओन सोल्यूशन, हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, देन इट गेट द नेगेटिव चार्ज एंड एक्ट एज एनोड। एंड इफ हैज टेंडेंसी, when metal is dip in its own solution and have tendency to gain or deposit, then get the positive charge and act as a cathode, और वर्किंग करता है कैथोड की तरह। नाउ ये हो गया पोटेंशियल, यानी किसी भी मेटल पे प्लस का चार्ज क्यों आ रहा है या माइनस का चार्ज क्यों आ रहा है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, ओके, ईएमएफ शॉर्टकट में कहते हैं ईएमएफ। अभी पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ का डिफरेंस भी आता है एग्जामिनेशन में। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is a potential difference arises. It is a potential difference between the two electrodes when the no current is flow in it. अगर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और इफ इट हैज टेंडेंसी, अगर वो क्या कर रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड में से एनोड की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ईएमएफ एंड ईएमएफ इज स्पेसिफिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम करंट देते नहीं है, बल्कि वो खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, ये पॉइंट को ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ईएमएफ मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डेवलप, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ईएमएफ। तो ईएमएफ को भी हम फाइंड आउट करना आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, कैथोड से एनोड की वैल्यू को माइनस करके। कई बार आपको बुक में ईएमएफ के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड पर क्या बताया था, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये भी मिल सकता है ई रिडक्शन, मतलब एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो क्या है कि अभी मैंने आपसे कहा कि जिंक में ने 0.76 वोल्ट करंट डेवलप किया, कॉपर ने 0.34 वोल्ट करंट डेवलप किया। तो अब ये जो करंट डेवलप हुआ तो वो कैसे हुआ, एवरीथिंग, हमारे दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये कितना करंट कैसे बना लेता है। अब हम सिंगल 1 by 1 बनाना चाह रहे हैं कि दोनों ने मिला के, जिंक और कॉपर में मिला के तो 1.1 वोल्ट करंट डेवलप हुआ, तो सिंगल जिंक की 0.76 वोल्ट कैसे हमें फाइंड हुआ, या कॉपर की वैल्यू जो हमें दी है 0.34 वोल्ट वो कैसे आएगी।
ये जब हम सिंगल बाई सिंगल, वन बाई वन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट इज इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ शी. 11th क्लास में रिडॉक्स के चैप्टर में भी आप लोग को शी पढ़ाया गया था कि शी क्या होता है. शी इज कॉल्ड, शी इज कोई लड़की का नाम नहीं है भैया, ध्यान रखना. आज थोड़ा सीरियस होके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अब हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है और हम विद एग्जांपल्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ध्यान रखना है हमें रिएक्शंस को लिख लिख के याद करना है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 9 मार्क्स का वेटेज है. समझिए आप 70 में से आपको 9 मार्क्स का एक ही चैप्टर मिल रहा है. काफी सारे है इसके अंदर. आपको डेरिवेशंस मिलने वाले, आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले एंड सो ऑन, और रूल्स रेगुलेशन तो चलते ही है. अब देखिए ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये तो आपको बुक से दिया है. ओके, मैं आपको सिंपल भी बना के बताती हूँ. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत महंगा होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम वायर का यूज किया है. गोल्ड से भी कॉस्टली होता है प्लैटिनम वायर. तो शी इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज, शी को हम लोग नी भी कहते हैं. शी मतलब हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड नी का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मैं आपको सिंपल वाला डायग्राम यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने सबसे पहले तो क्या किया, एक प्लैटिनम की प्लेट ले ली. ठीक है, ओके, ए प्लैटिनम प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट लिया एंड दिस प्लैटिनम प्लेट इज पॉलिश्ड वाइथ प्लैटिनम ब्लैक. इसको हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इसकी पॉलिशिंग कर दी. नाउ इट इज कनेक्टेड विद अ प्लैटिनम वायर. देखिए बहुत कॉस्टली बन रहा है क्योंकि हम सब कुछ यूज कर रहे हैं किस पे, प्लैटिनम को मैंने किससे किया, इसको कवर किया, उसके बाद प्लैटिनम प्लेट के अंदर प्लैटिनम वायर लगाया. दिस इज द प्लैटिनम प्लेट और प्लैटिनम प्लेट इज कनेक्टेड विथ प्लैटिनम वायर. ये वायर से करने, यहाँ मैं आपको कंपैरिजन इसलिए करा रहे हैं, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक का है और हम यहाँ पे डिटेल में आपको 1 by 1 पूरा क्लियर कर रहे हैं. एंड इट इज इनक्लोज्ड बाय ए ग्लास जैकेट. और इसको हमने किससे कवर कर दिया, ग्लास जैकेट से कवर कर दिया. जैकेट तो जानते हो ना, हम लोग भी तो अपने आप को कवर करने के लिए जैकेट पहनते हैं. तो ग्लास जैकेट एक कांच का खोल लिया एनवलप जैसा और उसके ऊपर इसको कवर कर दिया. इस साइड पर इसमें भाई, इसमें तो बड़ी दिक्कत ये आती है, बहुत छोटा सा रब करना है हमें, पूरा ही गायब नहीं हो जाए. हो गया, कोई बात नहीं. चलिए अभी हमने यहाँ पर इस पे एक लगा रखा है इनलेट. ओके, वायर भी चेंज हो गया हमारा. ठीक, यह लगा रखा है इनलेट और इस इनलेट से हम, नाम ही है इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन गैस एट 1 atm बाई ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है ना, एटमॉस्फेयर वर्ड यूज किया हमने. ATM मतलब प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिर से समझते हैं. टेक ए प्लैटिनम प्लेट, इट इज कनेक्टेड विद प्लैटिनम वायर and it is enclosed by a glass jacket and the upper side it containing the inlet. इसमें एक तरफ हमने क्या लगा रखा है, inlet, through which the hydrogen gas is filled at 1 atmosphere. Now it is dipped into the a solution of 1 mole HCl और इसके बाद 1 mole HCl के अंदर इसको हमने डिप कर दिया. ओके, डिप करने के बाद अब ये हमारे पास, इट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसको हमने नाम दिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब हुआ कि इसकी हेल्प से हम सिंगल 1 by 1 एनोड और कैथोड के पोटेंशियल को फाइंड करेंगे. ओके, ये अपने आप में वर्किंग किसके लिए कर रहा है, दूसरे मेटल के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया है, इसलिए ये एक रेफरेंस है. ठीक है, कंप्लीटली वर्किंग केवल इसकी हेल्प से निकालेंगे. यहाँ पे देखिए ये आपको बुक वाला दिया है, ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉयल लगा दिया और ये प्लैटिनम वायर और यहाँ से हाइड्रोजन गैस फिल की. 1 मोल का HCl फिल किया था, जो ऐसा मैंने डायग्राम में शो किया. एक्चुअल में ये 11th क्लास में दिया है और ये आपके 12th के एनसीईआरटी का डायग्राम. अब हमने रिएक्शंस चेक किए. रिएक्शंस कैसे होते हैं, पहले मैंने लिखा एट एनोड. ओके, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. फर्स्ट टू राइट द रिएक्शन एट एनोड. एट एनोड, एनोड पे तो आपको हमेशा ही मालूम है क्या होगा, H2 गैस कन्वर्ट इनटू H प्लस आयन, 2+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. अभी बताया था. एनोड पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट कब होगा? इफ शी एक्ट एज एनोड, अगर कि शी एनोड की तरह वर्किंग करेगी तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। एंड इफ शी एक्ट एज शी जो है वो वर्क कर रहा है कैसे? शी एक्ट एज कैथोड, यानी अगर मैंने उसको कैथोड की साइड पे लगा हुआ है, देन रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो इस पे क्या होगा? देन रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस चेक करते हैं। अभी क्या हो गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर जिंक की रॉड ली है तो आयंस जिंक किस में आ रहा है? Zn2+ में, लेकिन कॉपर में क्या हो रहे थे? आयंस मेटल में चेंज हो रहे थे। अब की बार यहाँ पे मैंने जो हाइड्रोजन गैस दी थी, अगर वो एनोड का काम करता है तो ये HCl के आयंस में, ये आयंस में चेंज हुआ है, ठीक है। और अगर ये कैथोड में लगा है तो ये आयंस ने क्या किया? दीज हाइड्रोजन आयंस दे गेन द इलेक्ट्रॉन एंड नाउ कन्वर्ट इनटू H2 गैस, ओके। अब आप खुद ही देख लिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट, क्योंकि अगर मैंने दोनों साइड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिए तो फिर तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ वोल्टमीटर पे कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों के पास जो इक्वल आ रहा है, यानी इससे इसको कट कर देंगे, H2 से H2 कट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोड, तो पोटेंशियल कितना आएगा? E = 0.00 वोल्ट, ओके। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट, ओके। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी सेल के, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अगर मुझे जिंक की इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है या कॉपर की निकालनी है तो भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, एंड हियर हम निकालेंगे किसका? कॉपर का। ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर टू कॉपर आयंस ऑन बाय हाफ से, ठीक है। मैंने कॉपर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से फाइंड किया, तो कॉपर को निकालना है। कॉपर ऑलरेडी वर्किंग किसकी तरह करता है? कैथोड का, पहले ही बता दिया, क्योंकि जब मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर सोल्यूशन में डिप किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। चूंकि गेन किया है तो वर्किंग किसकी तरह कर रहा है? एज ए कैथोड की तरह। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इस पे जरा हम रिएक्शन चेक करके आपको जरा इसका ईएमएफ फाइंड करते हैं कैसे होता है, ठीक। अभी प्रोसेस क्या हुआ? एट हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगा हुआ है? एनोड पे। तो एट एनोड प्रोसेस क्या हुआ? एट एनोड पर क्या है? हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट किस में हो जाएगी? हाइड्रोजन आयन में, ओके। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बट अपन सिस्टम से पढ़ते चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ से लूज किए थे, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड या आपके सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कहाँ पर पहुंच गए? कैथोड के पास। और जैसे कैथोड के पास पहुंचे तो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर लिए। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन हुआ? एट कैथोड कॉपर आयंस present in the solution gain these two electron, now convert into copper metal, और convert किस में हो गया? कॉपर मेटल। ये आपको रिएक्शन में भी दिख रहा होगा, ओके। जब ये रिएक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ, अब इस दौरान इस वोल्टमीटर पे पोटेंशियल आ रहा है 0.34 वोल्ट, ओके। अब बोलेंगे मैडम आपको कैसे पता लगा? एक्चुअल में मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ये तो सब चीज ऑलरेडी की कराई हुई है, ये सारा वर्क हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, डन है। बस हम तो आपको उसको बता रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली लैब में करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, ओके। तो कितना पोटेंशियल डेवलप किया? 0.34 वोल्ट। इसके मतलब है कि कॉपर डेवलप करता है 0.34 वोल्ट। अब हम ये भी कैसे पता लगाएं कि हाइड्रोजन और कॉपर में किसने किया? तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ओके। कैथोड पे कौन लगा हुआ है? कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है हमारे पास? Cu2+, ऐसे आपको देना पड़ता है, Cu माइनस हाइड्रोजन पे क्या है? H2/H+ आयन। सेल का पोटेंशियल कितना बता रहा है? 3.4 वोल्ट। ये हमारा सेल पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये इसको हमें फाइंड करना है, ECU2+/Cu।
हाइड्रोजन पोटेंशियल अभी अभी आपको मालूम पड़ा था, आपने फाइंड किया था, कितना आया था 0.00 वोल्ट। तो नेचुरल है कि हमारे पास इसका पोटेंशियल कितना हो गया, ई सेल यानी कॉपर का पोटेंशियल कितना आया, ECU/CU इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो ई कॉपर का हमको पोटेंशियल पता लग गया कि कॉपर कितना पोटेंशियल डेवलप करता है। ओके, मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर मुझे जिंक का फाइंड करना है, इसके मतलब इसकी वैल्यू कितने में आ रही है, प्लस में आ रही है। और अगर वैल्यू प्लस में आती है तो ये इंडिकेट कर देता है कि कॉपर इज एक्ट एज ए कैथोड, कि ये वैल्यू किसमें, प्लस में आने का मतलब ही हो रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉपर की वैल्यू है। ओके, अब जरा जिंक का मैं चेक करती हूँ, तो जिंक पे क्या होता है, एट एनोड, एनोड पर कौन है, जिंक है, हमने यहाँ पर प्रोसेस में बना रखा है। एक्चुअल में जिंक हमेशा एनोड पे रहता है। रिएक्शन क्या हुआ, Zn इज कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन by losing 2 electron, so oxidation takes place in it। क्या हुआ प्रोसेस का, ऑक्सीडेशन। एंड एट कैथोड पे क्या है हमारे पास, एट कैथोड नेचुरली इसका अपोजिट करना पड़ेगा, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एनोड पर जिंक एनोड की वर्किंग करता है, बट हम वैल्यू से और कंफर्म करेंगे प्लस और माइनस से। कैथोड पे क्या लगा है, हाइड्रोजन, यानी रिएक्शन क्या हो गया, 2H प्लस by gaining 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2। प्रोसेस क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए फिर से मैंने वही फॉर्मूला लगाया, और अब की बार हो गया हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअल में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। ओके, ओहो 0.76 वोल्ट, फिर से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ। एट कैथोड चेक किया, एट कैथोड प्रोसेस क्या हुआ, 2H+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2। अभी अभी रिएक्शन मैंने आप लोग को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ाए थे। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जब मैंने ई सेल निकाला तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू जो आ रही है वो आती है 0.76 वोल्ट। अब ये भी आपको मैं पहले ही बता दूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी डन है। तो 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, कैथोड पे क्या लगा हुआ है आपका, कैथोड पे लगा है हाइड्रोजन यानी 0.00 वोल्ट, माइनस इस पे क्या लगा हुआ है, ई Zn/Zn2+। देखिए आपकी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो क्या हुआ वैल्यू, ई Zn/Zn2+ इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, -0.76 वोल्ट। इस माइनस ने ये इंडिकेट कर दिया है कि इट इज द पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ये पोटेंशियल किसका है, एनोड का, और ये प्लस वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है इट इज द पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। That's why with the help of the hydrogen electrode we have to find out the, तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, we have to find out the potential of zinc as well as void potential of the copper। तो ऐसे हमने जिंक और कॉपर के पोटेंशियल को फाइंड कर लिया, किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ऐसे जैसे अभी मैंने आपको जिंक और कॉपर का किया, ऐसे ही हम लोग 1 by 1 ऑल द मेटल, सारे मेटल्स के पोटेंशियल को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मैं दिमाग आपको लगा के तब पढ़ना पड़ेगा, 2-2 3-3 बार आप वीडियोस देखिएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट क्लास में आप जरूर पूछिएगा। नाउ एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आता है 2 और 3 मार्क्स का, मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाती हूँ पेपर में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। अभी आज जितना पढ़ा इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एंड सो ऑन। ठीक है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है अभी इसके अंदर, अभी आगे आएगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। ईएमएफ हम एक्चुअल में ये समझ के मान के चलिए कि ईएमएफ हम निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ओके, और जबकि ये निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये हो गई फिजिक्स की बात और ये हो रही है केमिस्ट्री की। अब हमारा पॉइंट ये कहता है इन ईएमएफ इज डिटरमाइन
when it is a potential difference between two electrode, when no current is passed. सबसे इंपॉर्टेंट बात है when no current is passed, यानी इसमें करंट हम पास नहीं करेंगे, जबकि इसमें हमने सेम वैल्यू लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ये आपने सेम लिखा, बट करंट इज पास। यहाँ पे क्या होता है, बट करंट इज पास, यहाँ पे हम करंट को पास करेंगे। ओके, यानी यहाँ पे करंट की जरूरत, इसके मतलब है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है सच टाइप ऑफ द सर्किट आर कॉल्ड द ओपन सर्किट। ये कैसा है आपका ओपन सर्किट, एंड इट इज फॉर क्लोज सर्किट। ये किसके लिए होता है आपका, क्लोज सर्किट के लिए। क्लोज सर्किट का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। पता है आपको एक पॉइंट पता है कि इस तरीके के जो सेल होते हैं इनमें हमको करंट लगता है, इस सेल में हमें करंट लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे आपने देखा कि हम लोग बैटरी लगा देते हैं, चाहे वो रिस्ट वॉच पहने, या हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं, घड़ी में डालने वाला सेल यूज़ करते हैं, या इन्वर्टर की बैटरी पे भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता है। लेकिन जब हमारे पास करंट सप्लाई हो रहा होता है कहीं से और वर्किंग हो रही होती है तो हमें करंट लगता है। इसके मतलब यहाँ पर जो सर्किट बन रहा है वो ओपन है, यहाँ करंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन क्लोज सर्किट में आपको, क्योंकि वो सर्किट बना रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिकल का केमिकल में चेंज हो रहा है, जबकि इधर केमिकल का इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट एंड आज का टोटल आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज मैंने आपको डिटेल में, एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने पहले आपको 11th की बहुत सारी चीजें बताई कि व्हाट इज रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, एंड व्हाट आर द डायरेक्ट रेडॉक्स, व्हाट इज द इनडायरेक्ट रेडॉक्स। जब तक ये क्लियर नहीं हुए तब तक आपने इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में नहीं जाना। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF एंड सो ऑन, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यू हैव टू डिटरमाइन द और मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो बहुत कुछ पढ़ लिया आज, तो पढ़ते पढ़ते भी आप लोग थक गए होंगे, कोई बात नहीं, 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।